जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पे। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, हमने इस यूट्यूब चैनल पे जो टॉप 500 एमसीक्यू है उनकी सीरीज़ स्टार्ट की है। हर एक कंपोनेंट जो जीएस के जितने भी कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट के हम टॉप 500 एमसीक्यू लेके आएंगे। ये एमसीक्यू हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनका हर एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जो भी कंसेप्ट उस एमसीक्यू के रिलेटेड होगा उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सीखने को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमने इसी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की कंप्लीट क्लास स्टार्ट कर दी है। जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उस पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। जो रीजनिंग है वो हमने पूरा थ्योरेटिकल किया हुआ है, उस पर एमसीक्यू नहीं, पूरा आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे और वीकली करंट अफेयर्स भी हमने इस पर स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। उसमें हर एक पार्ट में अराउंड 25 to 30 एमसीक्यू हमने डिस्कस किया है। आज भी अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं पार्ट नंबर 5 में। तो चलते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नहीं है। हमें पता है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी, उसमें बहुत से एक्ट्स बनाए थे ब्रिटिश इंडिया ने। तो उसी में से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। देखिए, हम फीचर पहले नहीं डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, फिर हम डायरेक्टली आएंगे इस क्वेश्चन पे। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। देखिए, ये जो आज हमारे इंडिया में फेडरलिज्म का कंसेप्ट था, ये फेडरेशन का जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से हमने लाया था? ये हमने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर होकर लिया, क्योंकि इसमें सबसे पहले फेडरेशन की बात की गई। इसमें जो पावर थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। जैसे आज हमने जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 लिस्ट में, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भी क्या किया था, जो ब्रिटिश इंडिया की पावर्स थी पूरी, सेंटर की, प्रोविंसेस की और कंकरेंट लिस्ट थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी। वो 3 पार्ट्स कौन थे? पहला था फेडरल लिस्ट, दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। यानी जितने भी लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जितनी भी जो पावर्स थी वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती थी। जितने भी प्रोविजंस थे जो फेडरल लिस्ट में थे वो किसके लिए थे? वो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें, जितने भी प्रोविजंस थे प्रोविंशियल लिस्ट में वो थे प्रोविंसेस के लिए, और कंकरेंट लिस्ट थी दोनों के लिए। और रिजिडरी पावर किसके पास थी? रिजिडरी पावर होती है, मतलब जो इन 3 लिस्ट में किसी में भी बिलोंग नहीं करती थी, वो होती है रिजिडरी पावर। वो रिजिडरी पावर किसके पास थी? वाइसरॉय के पास थी। तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि जो पावर का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें डायरकी एट प्रोविंसेस स्टार्ट किया गया था। यानी प्रोविंसेस में 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी, डायरकी स्टार्ट की गई थी प्रोविंसेस में। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसने डायरकी को प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। यह चेंज भी लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। इन्होंने क्या किया, जो प्रोविंसेस में इससे पहले डायरकी थी उसको हटा के यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट कर दी। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक यहाँ पे फेडरलिज्म का कंसेप्ट आया था, दूसरा डायरकी को प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई थी। इन प्लेस ऑफ डायरकी प्रोविंसेस में स्टार्ट कर दिया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और ये जो एक्ट था इसको 1937 में केम इनटू फोर्स, यानी इट केम इनटू फोर्स कब से लागू किया गया? 1937 में, लेकिन लेटर 1939 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये थी थोड़े से प्रोविजंस जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कस किए। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर, इनमें से कौन फ्यूचर नहीं है? डायरकी एट द सेंटर, मैंने आपको क्या बोला था? डायरकी एट द सेंटर इसका फ्यूचर था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें डायरकी एट द प्रोविंसेस था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डायरकी एट प्रोविंसेस को हटा के डायरकी एट सेंटर कर दी। तो ये इसका फ्यूचर था।
ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंशियल एटोनॉमी भी था इसका, डायरकी इन द प्रोविंसेस। देखो ऑल इंडिया फेडरेशन, पूरी इंडिया को फेडरल बना दिया, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये भी इसका फ्यूचर था। प्रोविंशियल एटोनॉमी भी था, ये भी मैंने आपको अभी बोला। लेकिन डायरकी इन द प्रोविंसेस नहीं था, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी पार्ट, डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, डायरकी इन द प्रोविंसेस। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे। तो अगर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक का। एक बार आप लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज। जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको अपने ऑफिस से रिमूव करने के लिए कौन सा ग्राउंड होता है, यानी किस ऑफिशियल की तरह का ग्राउंड होता है, किस मैनर में हम उसको ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस है, पहला है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप राइट आंसर एक बार दीजिए, फिर हम इनको ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने आंसर दिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो आता है अंडर आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज आर्टिकल्स डील्स विद कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, इट्स ड्यूटीज़, इट्स पावर्स, फंक्शंस, जो भी इसकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं सबके साथ डील कौन करते हैं, यही 48, 49, 50 और 51, यानी जो 4 आर्टिकल्स है 148, 149, 150 और 151, ये डील करते हैं विद कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, अलग अलग जो रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 148 आर्टिकल में लिखा है कि जो देयर शैल बी ए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक ऑफिस होना चाहिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 149 ड्यूटीज़ एंड पावर्स इसकी डिस्कस करता है। इसी तरह से 150 जो फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स यानी किस तरह के अकाउंट्स की रिपोर्ट देनी है, क्या करना है, ये आता है आर्टिकल 150 में। और अकाउंट्स की रिपोर्ट्स के रिलेटेड आता है आर्टिकल 150 में। और आर्टिकल 151 में आता है ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में, जो 3 ऑडिट रिपोर्ट्स देता है उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसको रिमूव किया जाता है ऑन द सेम मैनर, ऑन द सेम ग्राउंड्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज है, जिन ग्राउंड्स पे, जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को रिमूव किया जाता है, उसी सेम ग्राउंड पे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। तो आज प्रेजेंट में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये इससे पहले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये पहले गवर्नर बने थे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे बाद हम आगे चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, which of the following, just a minute, which of the following amendment of the constitution for the first time made it obligatory for the president to act on the advice of council of minister। यानी इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने क्या बोला था, उसने ज़रूरी कर दिया था प्रेसिडेंट को कि वो एक्ट करे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1976 हुआ था, उसने ये मैंडेटरी कर दिया था कि जब भी प्रेसिडेंट के पास जो भी एडवाइस जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन टू गिव हिज असेंट। लेकिन ये वाला जो प्रोविज़न था ये डिलीट कर दिया किसने, 44th, पूरा डिलीट नहीं किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। इसने क्या बोला कि कुछ चीज़ें हैं, यानी एक बार जैसे अगर कोई बिल आई उसको वापस कर सकता है, कुछ वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन सारी बिल्स पे मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात करें। मैं दोबारा से यहाँ पे समझाता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर से आपके लिए एडवाइस आए, कोई बिल आए, वो आपको पास करनी ही करनी है, आपको एक्ट करना ही करना है उस पर, ये आपके लिए ऑब्लिगेटरी है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978, इसने कुछ रिलैक्सेशंस दी। क्या रिलैक्सेशंस दी? जैसे उसने एक रिलैक्सेशन दी, जब भी कोई बिल आएगी प्रेसिडेंट के पास तो उसके लिए बाउंड नहीं है कि वो पहली ही कंसिडरेशन में उस बिल का असेंट दे दे, वो वापस कर सकता है लोकसभा को या राज्यसभा को वो बिल दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए। तो ये कुछ वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली किसको, प्रेसिडेंट को। अदरवाइज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया था, जो भी डिसीजन आएगा, जो भी एडवाइस आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, वो प्रेसिडेंट पे बाइंड है, उसको असेंट देना ही देना है। लेकिन इस रिलैक्सेशन, एक दो रिलैक्सेशंस दी किसने, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। और इसी की जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ अच्छे भी हुए थे, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें भी इसमें हो गई थी, फिर उसी को सुधारने के लिए बन गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी था, इसने पार्लियामेंट को पावर दी थी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट आप अमेंड कर सकते हो। ये किसने दी थी पावर? ये दी थी जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 था। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलते हैं, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है, थक तो नहीं गए? अगर थक गए सांस लो प्यारी सी और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ये सुन लो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो बोला जाता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पहले मैं आपको 2-3 सेकंड दूंगा, आप करेक्ट आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? देखिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, इट कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ, देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, कौन होते हैं, जस्ट ए मिनट मैं पेन चेंज करता हूँ, हाँ ये ठीक है। इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। दूसरे कौन होते हैं उसमें? दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो चीज़ें होती है। कौन कौन से होती है? जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसको जो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं? एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इसी तरह से और कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। यही इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और यही जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये इलेक्ट करता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है,
ओवरऑल अगर हम बात करें सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यही द्रौपदी मुर्मू। और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी मिस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी, अगर हम बात करें ट्राइबल प्रेसिडेंट पहली बनी, और प्रेजेंट में कौन है, यही है मिस द्रौपदी मुर्मू इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। चलते अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू मनी बिल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गलत, क्यों गलत? देखिए, जो मनी बिल होती है ना वो हमेशा इंट्रोड्यूस होती है कहाँ पे, लोकसभा में, कभी भी वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मनी बिल के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न ये है कि मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, एंड दैट टू बाय द मिनिस्टर मेंबर नहीं कर सकते, एक नॉर्मल मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। कौन करता है? मिनिस्टर करता है। और कहाँ पे हमेशा करनी है इंट्रोड्यूस? लोकसभा में करनी है, राज्यसभा में नहीं करनी है। लेकिन हमें बोला है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, द डिटर्मिनेशन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल इज मेड बाय द यूनियन कैबिनेट, बिल्कुल ये भी गलत है। देखिए, ये डिसाइड कौन करता है कि मनी बिल है, यानी एक बिल मनी बिल है, ये डिसाइड कौन करता है? ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्योंकि जो मनी बिल है इसमें लोकसभा की पावर्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, इसीलिए जो भी चीज़ें होती हैं ना डिसीजन वाली, वो कौन लेता है? मनी बिल के रिलेटेड वो लेता है लोकसभा। यानी ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे गलत। गलत क्यों हो जाएंगे? मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है, हमेशा किस में इंट्रोड्यूस होगी? लोकसभा में। डिसाइड कौन करेगा कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है? वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हो जाएंगे गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मनी बिल के रिलेटेड। देखिए, मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगी हमेशा कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी? लोकसभा में। सपोज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई और पास हो गई, पास होने के बाद ये जाएगी कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। राज्यसभा का बोला जाता है ये लीजिए बिल रखे अपने पास 14 दिनों के लिए, 14 डेज़ के अंदर अंदर हमें वापस देना बिल। अगर कोई रिकमेंडेशन आप सजेस्ट करोगे तो ठीक है। ठीक है, अब अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने इस बिल को वापस कर दिया लोकसभा के पास, अब अगर उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिए, लोकसभा की मर्जी है, अगर उसने रिकमेंडेशन मान ली ठीक, नहीं माना तो भी लोकसभा बिल पास कर सकती है। तब भी वो क्या करेगी? बिल को पास कर देगी। ये लोकसभा तक है कि जो रिकमेंडेशंस राज्यसभा ने दी वो ये एक्सेप्ट करे या ना करे। दूसरी बात, अगर राज्यसभा ने 14 डेज़ के अंडर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बिल को अपने ही पास 14 डेज से ज़्यादा रख दिया, तब भी लोकसभा इस बिल को मतलब अपने खुद से ही पास कर देगी और प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। राज्यसभा ना इस बिल को मॉडिफाई कर सकता है, ना इसको रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, सिर्फ कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकती है कि ये चीज़ें आप करो इस बिल में, फिर वो अप टू लोकसभा है कि वो चीज़ें वो करे या ना करे। इसीलिए लोकसभा, अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल के मामले में जो लोकसभा है उसकी बहुत ज़्यादा पावर्स है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। और फाइनली बिल जाती है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको साइन दे देता है नॉर्मली। क्यों साइन दे देता है? क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस हुई होती है ना लोकसभा में मनी बिल, ये हुई होती है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेसिडेंट जो लोकसभा के जो मनी बिल जाती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे देता है। और ये जो मनी बिल के रिलेटेड क्लॉजेज है ये आता है आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आवाज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम कुछ भी अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमने अभी एक और एक्ट डिस्कस किया था जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात। क्वेश्चन नंबर अगला है,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइंड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ये क्लियरली क्या डिफाइन करता है? द सेपरेशन ऑफ powers between the judiciary and the executive, the jurisdiction of the central and provincial governments, the powers of the secretary state for India and viceroy। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफाइन करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इट वाज इनेक्टेड इन 1919, यानी इसको इनेक्ट कब कर दिया गया था? 1919 में, बट इट केम इनटू फोर्स इन 1921। इसका दूसरा नाम क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का? इसका दूसरा नाम है मोंटाग चैमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का दूसरा नाम क्या है? मोंटैग चैमल्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटैग चैमल्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों? क्योंकि जो मोंटैग थे ना, वो क्या थे? वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो लॉर्ड चैमल्सफोर्ड थे ये थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्हीं के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या बोला गया है? मोंटैग चैमल्सफोर्ड एक्ट 1919। इसमें बहुत सी चीज़ें की गई थी, जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बनाए गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाए गए थे। इसी तरह से जो वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसकी जो काउंसिल थी उसको एनलार्ज किया गया था। एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उसके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल होता है एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब भी आप समझो ये आप हो, ठीक है, आपको अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन, आपकी डिटेल जानना चाहेगा तो आप उसको अपना आई कार्ड दिखाओगे, तो आपके आई कार्ड से उसको आपके बारे में पता चल जाएगा। आप कब पैदा हुए, आपके पापा का क्या नाम है, आपकी मम्मा का क्या नाम है, आप कहाँ पर रहते हो, ये इतनी सारी चीज़ें आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड से पता चल जाएगा। आपसे पूछे बिना, आपके अंदर झांके बगैर ये चीज़ें पता चल जाएगा, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। इसको हम बोलते हैं इंटरफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। यानी देखिए, इंट्रोडक्शन कैसे होता है? ये इंट्रोडक्शन होता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका इंट्रोडक्शन है प्रीएम्बल। इसमें लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओवरऑल एक जो समरी है क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होने वाला है, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किसमें? प्रीएम्बल में। तो हम देखते हैं ज़रा प्रीएम्बल के बारे में क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई है। द प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन ए पार्ट ऑफ प्रीएम्बल सिंस इंसेप्शन। बोलता है कि जो सेकुलर और सोशलिस्ट है, क्या ये तब से ही, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से क्या ये पार्ट है प्रीएम्बल के या नहीं? देखिए, पहला राइट हो जाएगा लेकिन दूसरा हो जाएगा रॉन्ग। देखिए, अब पहले राइट क्यों होगा? इस पर बहुत से केसेस चले। प्रीएम्बल कभी बोला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कभी बोला नहीं है पार्ट, लेकिन प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो यही कहता है कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला राइट हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, ये जो वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट थे ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं था। बोथ दीज वर्ड्स, ये दो वर्ड्स और प्लस इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे प्रीएम्बल में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी ये दूसरा गलत हो गया, क्योंकि बोला है कि जो सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड्स थे वो प्रीएम्बल में तब से ही थे, नहीं थे तब से ही, क्योंकि ये कब आए थे? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसमें तीन चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की थी प्रीएम्बल में। कौन कौन सी? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो इसीलिए दूसरा हो गया रॉन्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला, देखते हैं क्या है।
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, अभी हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और वही फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ओनली, मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, members of both the houses of parliament and the members of assemblies of all states। बिल्कुल नहीं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट को सिंपली इलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे करते हैं। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसको और क्या और एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जब भी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हुई तो उसकी सारी पावर्स एज्यूम कर लेता है। दूसरा ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो राज्यसभा है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा, ये जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, चलिए आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन अब क्या है वही हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोविजंस ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन ऑर्डर टू, जो 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो किस लिए, किन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था शेड्यूल 5th and 6th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली उसमें कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और 4 शेड्यूल्स ऐड हो गए और प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है, देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो 5th and 6th शेड्यूल है ना, ये थोड़े से एक्सेप्शंस है। क्या है, थोड़े से एक्सेप्शंस है। क्यों है एक्सेप्शंस, देखिए ये जो 5th शेड्यूल है ना, ये डील करता है किसके साथ, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, यानी जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ है और जो भी ट्राइबल एरियाज़ है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओवरऑल, इसमें मेंशन नहीं है ओवरऑल। ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ है और जो ट्राइबल एरियाज़ है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोविजंस है वो किस में आते हैं, शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आते हैं ट्राइबल एरियाज़, प्रोविजंस ट्राइबल एरियाज़ के, लेकिन सारे स्टेट्स के नहीं। किसके आते हैं, खाली 4 स्टेट्स के। वो कौन कौन सी 4 स्टेट्स है, TAMM। कितनी, कौन कौन सी 4 स्टेट्स है, TAMM, मतलब त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिज़ोरम। ये 4 स्टेट्स है। इनमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोविजंस वगैरह है वो आते हैं आपके 6th शेड्यूल में। तो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोविजंस ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, बिल्कुल ठीक। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के बारे में बात ही नहीं है। शेड्यूल कास्ट्स के भी बारे में बात नहीं है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है 5th and 6th शेड्यूल में। तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योराइंस द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, जस्ट ए मिनट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये आते हैं पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफरेंट पार्ट्स है, उनमें से कितने पार्ट्स है, 24 पार्ट्स है। इन 24 पार्ट्स में से जो पार्ट नंबर 4 है वो किसके साथ डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और ये आते हैं आर्टिकल
36 से 51 तक, यानी आर्टिकल 36 टू 51 इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जब भी कोई भी लॉ बनता है पार्लियामेंट के द्वारा तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, यानी इनको माइंड में रख के लॉज बनाए जाते हैं टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे अगर बात करें हम जो आर्टिकल 40 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो गांव है उनको मतलब डेवलप किया जाए, उनको सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए, इस तरह की चीज़ें बोली गई है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे हमने पंचायती राज बनाया, ये सब चीज़ें हुई, तो इनको इम्प्लीमेंट करते जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट को याद दिलाते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या डिस्कस करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक और क्वेश्चन आ गया DPSP पे ही, आपको पता है ये पार्ट 4 में आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कितनी है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। दे आर बारोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो DPSP का कंसेप्ट है वो कहाँ से बारो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को इंसर्ट किया है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है बैग ऑफ बारोविंग्स, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ से लाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एज सच हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उनमें बहुत से मॉडिफिकेशंस की उसके बाद हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। तो पहला राइट हो जाएगा। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 5। नहीं, हमने अभी बोला ये किसमें इनकॉर्पोरेटेड है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे सीक टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेस। बिल्कुल सही है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना वो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं, लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो कौन सीख करता है, कौन इंश्योर करता है, वो करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला राइट हो गया, दूसरा रॉन्ग हो गया, तीसरा राइट हो गया। द स्टेट मस्ट कंपल्सरी इंप्लीमेंट दैम। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला स्टेट माइंड में हमेशा रखती है कि इनको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इनको करना ही करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3। एक और है, ऑल ऑफ देम आर गांधीयन इन नेचर। बिल्कुल नहीं, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किया है, लेकिन बेस्ड ऑन द बेस ऑफ दियर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, गांधीयन, लिबरल और सोशलिस्ट। तो बोलता है कि सारे के सारे गांधीयन है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ गांधीयन है, कुछ लिबरल है, कुछ सोशलिस्ट है, इसलिए ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 3। कहाँ पे 1 और 3? ये रहा 1 और 3, डी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा D, 1 और 3 ओनली। आई होप अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, इतना अच्छा एक तो आपको MCQ मिल रहा है, ऊपर से कंसेप्ट भी मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा जल्दी ही कर देंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें कोड के साथ मिलाना है। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किस एक्ट के साथ डील करते हैं, तो वो करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ। ये रहा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ। तो पहले का आ जाएगा 3। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात की गई है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो बी का आ जाएगा यहाँ पे 1। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो बातें की गई है मेजरली, वो आ जाएंगी आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यानी 4 आ जाएगा। इसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के लिए आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी 3142 आ जाएगा, 3142। ये रहा बी 3142। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने आप इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
द फ्यूचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर, हमने देखा था जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया था। तो क्या कुछ फीचर्स हैं इंडियन फेडरलिज्म के या इंडियन फेडरल सिस्टम के? डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला था, हम फेडरलिज्म में क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किस तरह से पावर डिवाइडेड थी। सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, a written constitution. Just a minute. तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करता हूँ। द फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम आर, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। हमने देखा था डिवीजन हमने 3 पार्ट्स में कर दिया था। जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 पार्ट्स में पावर को डिवाइड किया गया था। उसी तरह प्रेजेंटली इंडिया में 3 पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। किस किस में? एक है यहाँ पे आज यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोविजंस है वो है यूनियन लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट में, तो और दोनों के लिए किस में है, कंकरेंट लिस्ट में। और रिजिडरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास। तो डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन इसके साथ फेडरलिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अलग चीज़ है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का, क्योंकि लीडर कौन है यहाँ पे इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर है ऑब्वियसली, ठीक है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भी गवर्नमेंट होती है उसका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पहला राइट हो गया, दूसरा रैंक हो गया, तीसरा रैंक हो गया, चौथा राइट हो गया, पांचवा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा अगर डिवीजन ऑफ पावर ही नहीं लिखी होगी, तो डिवीजन कैसे की जाएगी पावर को, इसीलिए ये भी ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी 145, ठीक है। यानी डिवीजन ऑफ पावर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा, ऊपर एक और क्वेश्चन है, पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, वो टेढ़ा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था उस तरह से, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यह है रिट्स के बारे में। हमें पता है कि जो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आते हैं, रिट आते हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ उसकी एनफोर्समेंट के लिए हमारे पास 5 रिट्स अवेलेबल है। हम इन रिट्स के थ्रू या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। जो आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 3 है, वो डील किसके साथ करता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ, ठीक है। जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6 और सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। हमारे पास कितने किस्म के फंडामेंटल राइट्स है, रिट्स है, 5 किस्म के रिट्स है। और राइट्स कितने फंडामेंटल राइट्स, 6 राइट्स है, उनमें से फिर सब पार्ट्स छोटे छोटे बहुत से आ जाते हैं। लेकिन अब रिट्स की अगर बात करें, देयर आर 5 रिट्स अवेलेबल अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए पहला है हमारे पास रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ हैबस कॉर्पस, रिट ऑफ क्यो वारंटो, रिट ऑफ सर्श्योरी। इनकी मीनिंग बोली गई है। पहला है हमारे पास रिट ऑफ मैंडेमस, फिर है हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, यू मे हैव द बॉडी, तो बी का हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पे हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैंडेमस की, इसका आ जाएगा वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, यानी 2 आएगा पहले का, 4 आएगा दूसरे का, ठीक है। तो ये दोनों हो गए यहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड भी आप हमेशा यूज़ करिएगा, पहले में 2 और दूसरे में 4। सी भी हो गया यहाँ पे एलिमिनेट। अब बचे हमारे पास बी और
डी। ठीक है, देखते हैं क्यो वारंटो का क्या मतलब होता है। क्यो वारंटो का मतलब क्या होता है और सर्टियोरी का मतलब क्या होता है। देखिए सर्टियोरी कहीं सर्टिफाइड से मिल रहा है ना, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी डी का आ जाएगा हमारे पास 3, तो और इसका हो जाएगा 1, यानी जिसका 2 4 1 3 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। यानी मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यू में हैव द बॉडी और टू हैव द बॉडी ऑफ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ क्यों वारंटो की क्या बात होती है, क्या मीनिंग होती है, बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी। सर्टियोररी का क्या मतलब होता है, टू बी सर्टिफाइड। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। चलता है अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ एडमिटेड इन द, ये अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो वाइंड अप करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पहली बार चैनल पे विजिट करें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।